वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम नेक्स्ट क्लास में अब देखेंगे, मतलब आगे का हम पढ़ेंगे। तो उसमें हम देखेंगे हमने क्या कहते हैं एंजाइम काइनेटिक्स। तो हमने लास्ट की 2 क्लासेस में उससे रिलेटेड जो भी था हमने पढ़ लिया था। अब हम देख पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स। आगे का हम देखेंगे आगे क्या कंटेंट है। आगे अब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में सब कुछ ही आ जाता है। एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम आगे इस सब कुछ अलग अलग पढ़ेंगे। अमाइनो एसिड हो गया, सब कुछ हम एक अलग अलग से पढ़ेंगे। पहले हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जो क्लासेस अगर नहीं देखी हैं, आप मेरी क्लासेस देख सकते हैं। जिस कोई नया बच्चा है वो तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए ऋषभ लाइफ साइंसेस को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड हो गया, मोनोसेक्राइड हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया, है ना। ऐसे कई सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो अब हाँ, मतलब बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। ये है मोनोमर, ये मोनोमर फॉर्म है। अमाइनो एसिड्स की पॉलीमर फॉर्म क्या है आपको पता ही होगा, तो बहुत ही बेसिक है। क्या होती है? प्रोटीन होती है। अमाइनो एसिड्स जब आपस में जुड़ते हैं, अब बहुत सारे अमाइनो एसिड तो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, जो कि एक प्रकार का पॉलीपेप्टाइड है। ऐसी मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड क्या है? मोनोमर है। और मोनोसेक्राइड अगर बहुत सारी मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ जुड़ के क्या बनाएंगी? पॉलीसेक्राइड बनाएंगी। वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और न्यूक्लियोटाइड्स क्या बनाते हैं? डीएनए आरएनए बनाते हैं। बेसिकली न्यूक्लियोइक एसिड, उसकी पॉलीमर चेन को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। तो ऐसे यहाँ पर है। अब ये तो पॉलीमर्स हैं, ये सारे पॉलीमर्स हैं। क्या कहते हैं, हमारे प्रोटीन भी हमारा पॉलीमर है, कार्बोहाइड्रेट भी पॉलीमर है, अमीनो एसिड और आरएनए है, ये सब पॉलीमर्स हैं। जो लिपिड्स होते हैं वो पॉलीमर नहीं होते, वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, बड़े होते हैं लिपिड्स, और वो पॉलीमर नहीं होते। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ये पॉलीमर नहीं होते। ऐसी छोटी छोटी बातें क्या कहते हैं पूछ लेता है थोड़ा सा। जैसे कभी कभी छोटी छोटी बातें जो होती है याद नहीं रहती हैं, तो थोड़ा इसको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बॉन्ड देख लेते हैं। अमाइनो एसिड्स में क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। मोनोसेक्राइड में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये सारे बॉन्ड्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, जितने भी आगे आगे लेक्चर्स है उसमें सब में हम ये डिटेल में पढ़ेंगे भाई पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है, फॉस्फोडाइएस्टर मतलब 2 एस्टर है इसमें, ये कैसे बनता है ना, सब देखेंगे। प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। और जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो क्या होता है? कंडेंसेशन होती है और डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन का मतलब पानी का निकलना। ठीक है, और कंडेंसेशन वहाँ पे देखने को मिलती है। और अगर हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात करें तो क्या होता है? रिमूवल, वाटर का रिमूवल होता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में वाटर का रिमूवल होता है। और वाटर का रिमूवल, फॉस्फोडाइस्टर जब बॉन्ड बनता है तब भी वाटर का रिमूवल होता है। तो ये तो एक जनरल सी बात थी। इसमें मेन बात ये है कि पॉलीमर जो है लिपिड क्या कहते हैं, पॉलीमर नहीं है, नॉन पॉलीमर है। नॉट पॉलीमर, नॉन पॉलीमर कह दो, क्योंकि वो ऐसे पॉलीमर नहीं बनाते हैं जुड़ जुड़ के। लिपिड्स बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, और बाकी सारे जो है कैटेगरी में तो आते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं। बस एक थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, तो मैंने आपको बता दिया। अब हम अमाइनो एसिड्स पढ़ेंगे। पहले अमाइनो एसिड्स पढ़ेंगे, फिर ये हम क्या कहते हैं कार्ब्स जो है, मोनोसेक्राइड्स, ऐसे ऐसे हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो अब आज की क्लास में हम अमाइनो एसिड से शुरू करते हैं, देखते हैं कितना हो पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अमाइनो एसिड से। तो अमाइनो एसिड जो है उसका हम सबसे पहले क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड पहले हम रेजिड्यू देख लेते हैं। रेजिड्यू का क्या मतलब होता है? अमाइनो रेजिड्यू, ये बहुत शब्द आता है। रेजिड्यू, ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये तीसरा, चौथा, ऐसे कई सारे अमाइनो एसिड जब आपस में लिंक्ड होते हैं तो इसको बोलते हैं अमाइनो रेजिड्यू, अमाइनो एसिड्स का रेजिड्यू। ठीक है, ऐसे होता है। तो अब हम जो बेसिक इसका फार्मूला है वो देख लेते हैं, बेसिक फार्मूला। बाकी तो जितना इसमें जुड़ता जाएगा आर चेन में तो वो बढ़ता जाएगा। तो बेसिक क्या है इसका? एक एन टर्मिनल होता है, एक सी टर्मिनल होता है। एन टर्मिनल में NH2 अमोनिया प्रेजेंट होता है, और सी टर्मिनल में जो है कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। कहाँ? जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, जो COOH, ये प्रेजेंट होता है। और एक तरफ क्या कहते हैं ये होता है, 4 है ना, इसकी 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, तो फिर 4 इसमें ऐसे देखने को मिल रहा है। तो ऊपर हाइड्रोजन, नीचे आर ग्रुप। आर ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कितनी भी लंबी बड़ी चेन हो सकती है, पर बेसिक वाला जो है वो ये है ना। जो हम अमाइनो एसिड्स है डिफरेंट प्रकार के, वो सारे अमाइनो एसिड्स मैं आपको पढ़ा दूंगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। सब कुछ ऋषभ लाइफ साइंसेज में आपको अवेलेबल है, जो कि बहुत ही क्या कहते हैं अच्छे से आपको मैं पढ़ाऊंगा। ये बायोकेमिस्ट्री बहुत ही बेसिक है एक प्रकार का, ये जो अमाइनो एसिड्स का भी हम पढ़ रहे हैं बेसिक लेवल का ये है। तो देखिए यहाँ पे अमोनिया ग्रुप है, बीच में कहते कार्बन है, और इधर है
COOH, ये डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन इसमें डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक OH है यहाँ पे। तो ये जो अल्फा ग्रुप है इसको बोलते हैं अल्फा, ये पहला कार्बन है इसलिए इसको अल्फा यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा। फिर यहाँ पे आर ग्रुप है, दो अमाइनो एसिड्स हैं, ये एक अमाइनो एसिड है, ये एक दूसरा अमाइनो एसिड्स है। तो यहाँ पर एक प्रकार से क्या दिखाया हुआ है कि जब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है तो क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पर एक बार दिखाया हुआ है यहाँ पे। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है, एक्स्ट्रा लोन पेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं। इतना तो केमिस्ट्री में सभी ने पढ़ा हुआ है ना कैसे अटैक होता है। तो जब वो यहाँ पे अटैक करेंगे तो हाइड्रोजन के साथ मिलकर OH और हाइड्रोजन मिलकर क्या करेंगे, वाटर जो है वो माइनस हो जाएगा, हाँ वाटर जो है निकल जाएगा। फिर जब वाटर निकल जाएगा तो आपस में ये चीज़ें यहाँ से क्या करेंगे, ये दोनों आपस में ज्वाइन कर जाएंगे। तो ज्वाइन जो कर रहे हैं वो देखिए ये बॉन्ड बन रहा है बीच में, बाकी सब कुछ सेम है। इधर देखिए ये जो बचा हुआ है बाकी सब कुछ सेम है, और इधर से जो बचा हुआ वो भी इधर सेम है। बीच में ये यहाँ इस वाले ये वाला कार्बन और ये वाला नाइट्रोजन आपस में ज्वाइन हो रहा है, तो इस प्रकार से बन रहा है। और इसको हम जो ये बॉन्ड बनता है, बीच का जो बॉन्ड बनता है इन दोनों के, जो ये मिलते हैं आपस में, इन दोनों के मिलन से जो ये बीच का बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं ओमेगा बॉन्ड। और ये ओमेगा बॉन्ड जो है ये क्या कहते हैं, रीलोकलाइजेशन और रोटेशन रेस्ट्रिक्ट, दो प्रकार से काम करता है। या तो ये रीलोकलाइजेशन करवाएगा या ये रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करेगा। दो प्रकार का ये होता है, एक सिस फॉर्म में और ये ट्रांसफॉर्म में, दो फॉर्म में ये पाया जाता है। हाँ तो दो फॉर्म में जब ये पाया जा रहा है तो सिस फॉर्म क्या है ज़्यादा, जिसमें हाँ सिस फॉर्म में क्या है, एक ही देखिए हाइड्रोजन जो है यहाँ पे ही है, ऐसा नहीं है सिस है, दोनों सेम साइड पे है, अल्टरनेट पे नहीं है ऐसे। यहाँ पे क्या है, दोनों डिफरेंट उसमें है, नीचे है। यहाँ पे C आर ग्रुप को देखिए, आर ग्रुप को देखिए, आर ग्रुप हाइड्रोजन को नहीं, आर ग्रुप को देखिए। आर ग्रुप यहाँ पे देखिए इस तरफ है, इधर भी नीचे की तरफ है। और यहाँ पे ट्रांस में क्या है, आर ग्रुप इस नीचे की तरफ इधर को है और ऊपर को इस तरफ को है। मतलब एक बीच वाला जो है ये ओमेगा है, ये ओमेगा बॉन्ड है। ओमेगा बॉन्ड का जो है जब ये आपस में ज्वाइन कर रहे हैं तो आर ग्रुप जो है वो तय कर रहा है कि ये सिस फॉर्म का होगा कि ट्रांसफॉर्म का होगा। अगर आर ग्रुप दोनों ही एक ही तरफ को होंगे तो वो क्या कहते हैं, सिस ग्रुप कहलाएगा। और आर ग्रुप जब अपोजिट होंगे, इस वाला इस तरफ को और ये वाला उस तरफ को, दो अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं ना आपस में ओमेगा के साथ, तो ये है ट्रांसफॉर्म। तो ये ऐसी दो फॉर्म्स बनती हैं, 0 डिग्री और 180 डिग्री, ऐसी दो फॉर्म्स बन रही हैं, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। अब अगर हम बात करें कौन से स्टेबल है, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं केमिस्ट्री में कि भाई जो हमारा सिस फॉर्म होता है वो बहुत ही स्ट्रीकली हिंडर्ड होता है। मतलब यहाँ पे अच्छे से क्या कहते हैं, रोटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है बेसिकली, है ना। रोटेशन यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो जब रोटेशन यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होगी तो क्या होगा, स्टेटिकली हिंडर्ड होगा और अनस्टेबल होगा, और स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होगी। तो दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, ये क्या होगा, स्टेटिकली हिंडर्ड नहीं होगा, क्योंकि आर ग्रुप तो कितनी भी बड़ी हो सकती है, तो ये स्टेबल होगा कंपैरिजन में। तो अगर हम बात करें, अगर सिस 1 बन रहा है तो ट्रांस 100 बन रहे हैं। ज़्यादा इसलिए ही बन रहे हैं क्योंकि स्टेबल है, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ज़्यादा जो है ये बनेंगे। अगर हम यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है प्रोटीन, अब दूसरी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोटीन लिखा हुआ है, पेप्टाइड। पेप्टाइड क्या है, पेप्टाइड क्या है, स्मॉल पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। जो पॉलीमर है, जो मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे तो ये रेजिड्यू था जब आपस में जुड़ रहे थे, उसको बोलते हैं रेजिड्यू, अमाइनो एसिड रेजिड्यू। जो स्मॉल पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, जो एक प्रकार का पॉलीमर है, उसको पॉलीमर ही है पर छोटा पॉलीमर है अमाइनो एसिड्स का, उसको बोलते हैं पेप्टाइड। और अगर लार्ज पॉलीमर होगा अमाइनो एसिड्स का, उसको बोलेंगे प्रोटीन। ठीक है, दो प्रोटीन आपस में ज्वाइन होंगे उसको बोलेंगे डाइपेप्टाइड। दो अमाइनो एसिड जब ज्वाइन होंगे उसको बोलेंगे डाइपेप्टाइड। ट्राइपेप्टाइड में 3 अमाइनो एसिड ज्वाइंट है और एक पेप्टाइड बॉन्ड है। यहाँ पे देखिए, नहीं सॉरी, 2 पेप्टाइड बॉन्ड है। डाइपेप्टाइड में एक पेप्टाइड बॉन्ड था, ये जो बॉन्ड बनता है बीच में इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। जो ट्राइपेप्टाइड है उसमें 2 पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं और 3 अमाइनो एसिड्स वहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा हमारा यहाँ पे चलता है जो
मतलब पूरा ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म में क्या डिफरेंस है, आपको समझ में आ ही गया होगा। एक बार इसका अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये शॉर्ट शॉर्ट नोट्स है, इसलिए मैंने बहुत ही यहाँ पे मतलब क्रिस्प वे में मैंने यहाँ पे सब कुछ ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर भी लिख दिया है, स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो कि बहुत ही आप देख सकते हैं कि कितने इजीली मैंने यहाँ पे सब कुछ ही इंक्लूड कर दिया, ताकि एक जगह समझने में सब कुछ आसानी हो। तो देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो तीन तीन वे में क्या कहते हैं हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर को। एक हम उसको देख सकते हैं कि भाई हेलिक्स है कि शीट है कि कॉइल है। हेलिक्स होगा तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। देखिए दो अलग अलग है ना। शीट क्या होंगे, एक के ऊपर एक ऐसे शीट्स होंगे। कॉइल होगा, कॉइल कुछ इस प्रकार का होगा। तो ये हो गए इसके स्ट्रक्चर्स। अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। अब हम थोड़ा इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, हेलिक्स जो है ना, बीटा शीट है, कॉइल है, इनके बारे में हम थोड़ा अब डिटेल में हम थोड़ा इसको गो थ्रू करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। अब क्योंकि ये अमाइनो एसिड्स की क्लास है तो देखते हैं, अभी शायद आज अमाइनो एसिड्स हो जाएगा, देखते कितना होता है। मैं अपनी तरफ से तो पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलिक्स हेलिक्स जो है, हेलिक्स में क्या होता है, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है हेलिक्स में। और हेलिक्स फॉर्मर कौन से हैं? हेलिक्स फॉर्मर है MALCEK, मैलक। क्या हिल रहा है, मेरे थोड़ा सा हिल रहा है। मैलिक आप इसको ऐसे याद करती हैं। और डी फॉर्मर कौन से हैं? PG, प्रोलीन और ग्लाइसिन, ये क्या है? डी फॉर्मर हैं। देखिए हेलिक्स है, हेलिक्स भी अब आगे क्या कहते हैं काफी प्रकार की है। स्क्रू हो सकता है हेलिक्स, या फिर ए अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं हेलिक्स में, या फिर एटम से फॉर्म मिलके बना होता है। मतलब एटम के बेसिस पर आगे ये डिफरेंशिएटेड है, अमाइनो एसिड्स के बेसिस पर डिफरेंशिएटेड है, एटम्स के बेसिस पे डिफरेंशिएटेड है। तो ऐसे ही डिफरेंशिएटेड है, 3 वे में यहाँ पे डिफरेंशिएटेड है। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे इसकी क्लासिफिकेशन लिखी है। तो स्क्रू के बेसिस पे अगर हम हेलिक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो राइट हैंडेड हेलिक्स आएगा और लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स आएगा। दो प्रकार का हेलिक्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। राइट हैंडेड हेलिक्स होता है वो मोर कॉमन होता है। ऐसे से ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। मोर कॉमन कौन सा है? राइट हैंडेड वाला। और लेफ्ट हैंडेड वाला जो है वो क्या है? वो लेफ्ट हैंडेड वाला कॉमन नहीं है ना। तो ये हो गया इसके बेस स्क्रू के बेसिस पर। अगर हम बात करें अमाइनो एसिड के बेसिस पर कि L अमाइनो एसिड से लगा है कि D अमाइनो एसिड लगा है, तो जो हमारा L अमाइनो एसिड होता है ना, वो ज़्यादा क्या कहते हैं वो है। L अमाइनो एसिड जो है उसमें COH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है और वो मोर कॉमन है। जो L अमाइनो एसिड है वो मोर कॉमन है। यहाँ पे राइट हैंडेड वाला स्क्रू में राइट हैंडेड वाला मोर कॉमन था, और यहाँ पे ये वाला कॉमन है ज़्यादा। अगर एटम्स की बात करें, 2.27 एटम अगर किसके पास है तो वो क्या बना रहा है? अल्फा हेलिक्स बना रहा है। अल्फा हेलिक्स बना रहा है N+2। अगर 3.10 है, 3.10 सॉरी 3.10 10 नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद 10 बोलता है। तो 3.10 है तो बीटा शीट बना रहा है N+3, 3.613। ये है अल्फा हेलिक्स बनाएगा, ये अल्फा हेलिक्स बनाएगा N+4। तो और ये 3.16 वाला जो है ये ज़्यादा कॉमन है। ऐसे से जो कॉमन है ना उनको आप याद रख सकते हैं, ये वाले कॉमन है। ठीक है, हाँ ये वाले ज़्यादा कॉमन है। अब हाँ, इसमें एल और डी अमाइनो एसिड्स में फ़र्क क्या था, ये थोड़ा ये बताना भूल गया। एल अमाइनो एसिड्स में जो COH जो होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, वो लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। और जो हमारा डी अमाइनो एसिड, हाँ डी अमाइनो एसिड होता है उसमें COH जो होता है वो राइट हैंड साइड पर होता है। ठीक है, और यहाँ पे एटम्स के बेसिस पर जब हम इसकी हम वो कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये दो प्रकार से है। अल्फा हेलिक्स जो है N+4 है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। और 4.4 जो 16 है वो क्या है? वो पाई हेलिक्स है, N+5 पाई हेलिक्स है। तो ऐसे इसकी डिफरेंशिएशन यहाँ पे की हुई है। तो एक आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, और ऋषभ लाइफ साइंसेस को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी भी किया नहीं है, जैसे कि नहीं न्यू स्टूडेंट्स है तो वो कर सकता है।
अगर हम शीट की बात करें, अभी शीट की बात हो रही है यहाँ पे, शीट की बात करें, जो बीटा शीट होती है पैरेलल हो सकती है या एंटी पैरेलल हो सकती है, दो प्रकार की हो सकती है। पैरेलल, पैरेलल जो होगी इंक्लाइंड, उसमें इंक्लाइंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। कैसी? इंक्लाइंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें देखने को मिलेगी, और लेस स्टेबल होगी ये पैरेलल वाली, और लेस कॉमन होगी। पैरेलल वाली ज़्यादा कॉमन नहीं है, स्टेबल भी कम है, और जो ऑब्वियसली जिसकी स्टेबिलिटी कम है वो बहुत ज़्यादा पाया नहीं जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे पैरेलल वाला कुछ इस प्रकार से है, सी और ऐसे ऐसे पैरेलल हैं आपस में, पैरेलल बीटा शीट ऐसे, मतलब पैरेलल बेसिस में है ये रखी हुई, ऐसे ही है। एन, एन टर्मिनल के नीचे एन टर्मिनल रखा हुआ है, सी के नीचे सी रखा हुआ है, इसका मतलब पैरेलल है। एन के नीचे एन, सी के नीचे एस, तो ये पैरेलल वाली है, ज़्यादा स्टेबल नहीं है। एंटी पैरेलल जो है उसमें स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और वो ज़्यादा स्टेबल है, और वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। देखिए क्यों ये स्टेबल है, क्योंकि इसमें एन के नीचे सी रखा हुआ है, सी के नीचे एन रखा हुआ है, ऐसे ही यहाँ पे सी के नीचे एन, एन के नीचे सी, तो ये क्या है, एंटी पैरेलल है, वो ज़्यादा स्टेबल है। अगर हम बात करें, देखिए शीट जो है वो हेलिकल अरेंजमेंट उसमें देखने को मिलता है, हेलिकल अरेंजमेंट देखने को मिलता है, पर स्टीरिकली क्या होती है, एक्सटेंडेड होती है, एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड होती है, हेलिकल स्ट्रक्चर उसमें देखने को मिलता है, बट वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंडेड होती है, हेलिकल स्ट्रक्चर उसमें होता है। शीट में भी हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, बट ज़्यादातर वो एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड होती है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सटेंड उसको किया हुआ है। हेलिक्स में तो, और हेलिक्स तो हमने पढ़ लिया, हेलिक्स इस प्रकार से होता है। देखिए हेलिक्स जो है, अगर हेलिक्स ऐसा है, ऐसा कम, ऐसा थोड़ा कंडेंस सा है, देखिए कितना कंडेंस है यहाँ पे हेलिक्स, फिर जब हेलिक्स को थोड़ा सा खोल दिया जाएगा तो वो शीट बन जाएगा। दो अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड, ऐसे 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 दो अमीनो एसिड्स की गैप कर दिया जाएगा ना, तो वो थोड़ा खींच के इसको थोड़ा सा ऐसा हो गया, तो ये शीट बन गई। तो ऐसे ही, इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ है, तो कि जो कि बहुत ही मतलब क्रूशियल है इसको पढ़ना। शीट जो है, शीट गैप हाइड्रोजन बॉन्डिंग परपेंडिकुलर टू एक्सिस, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें परपेंडिकुलर है एक्सिस की, उस जो शीट है उसकी एक्सिस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो परपेंडिकुलर है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो शीट फॉर्मर कौन से? शीट फॉर्मर, जब हेलिक्स की बात हुई थी, हेलिक्स, हेलिक्स बनाने वाले कौन थे? M.A. मालिक, ऐसे याद कर सकते हैं, मलिक, मलिक, मलिक करके आप इसको याद करते हैं, MALEK। ये अमाइनो एसिड्स है, अमाइनो एसिड्स के ये सिंगल कोड होते हैं ना, वो है ये। और हेलिक डी फॉर्मर कौन सा है? PG, प्रोलिन और ग्लाइसिन, ये लाइसिन है, ऐसे से इसमें हेलिक फॉर्मर में ये मैलिक है। और डी फॉर्मर कौन सा है? प्रोलिन और ग्लाइसिन, पीजी वाला क्या है? डी फॉर्मर है, जो तो हेलिक्स को तोड़ता है अच्छे से। और डी फॉर्मर यहाँ पे भी पीजी ही है, डी फॉर्मर तो देखिए सेम है, दोनों के डी फॉर्मर सेम है। जो फॉर्मर है वो वाइफ है, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइल एनालिन, ये वाले वाइफ क्या है? शीट के फॉर्मर हैं। और शीट को मैंने आपको वो तो हमने देख लिया था, इसका जो डिफरेंशिएशन पैरेलल एंटी पैरेलल वो तो हमने देख लिया था। अब हम बात करेंगे कॉइल की। हेलिक्स हो गया, शीट हो गया, कॉइल की बात कर लेते हैं। कॉइल जो है, कॉइल क्या करता है? कॉइल हेल्प इन कनेक्शन, ये हेल्प है, हेल्प इन कनेक्शन, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, कलेक्शन प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, यूज इन इंटरमीडिएट चेन, इंटरमीडिएट चेन में ये यूज होता है कॉइल। अभी आपको पूरी अच्छे से बता दूंगा कि किस प्रकार से ये यूज होता है स्ट्रक्चर में। ओ सॉरी, थोड़ा नीचे चला गया, एक बार फिर से बता देता हूँ। हेलिक्स पढ़ रहे हैं, नहीं कॉइल पढ़ रहे हैं, हेलिक्स पढ़ लिया, बीटा शीट पढ़ लिया, कॉइल पढ़ लेते हैं। कॉइल में देखिए, कॉइल में हेल्प करता है कनेक्शन बिल्डअप करने में, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने में, और इंटरमीडिएट चेन को का इस्तेमाल करके ये मतलब बनता है बेसिकली, वहाँ पे इस्तेमाल करके इंटरमीडिएट चेन को इस्तेमाल करके आपस में मतलब एक प्रकार से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये कौन है? इसके फॉर्मर। हाँ, यहाँ पे उल्टा हो गया, देखिए बीटा टर्न का जो फॉर्मर है प्रोलिन और ग्लाइसिन है, जबकि प्रोलिन और ग्लाइसिन जो थे वो डी फॉर्मर थे बीटा शीट के केस में, और हमारा जो हेलिक्स था, हेलिक्स के केस में भी ये क्या थे? डी फॉर्मर थे। जबकि यहाँ पे कॉइल के केस में क्या है? कॉइल के केस में ये फॉर्मर है, बीटा टर्न फॉर्मर है ये, ठीक है, बीटा टर्न फॉर्मर है। कॉइल की बात करें तो टर्न देखने को मिलता है यहाँ पर, और यहाँ पर लूप देखने को मिलता है, दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, टर्न देखने को मिलता है, लूप देखने को मिलता है। टर्न जो होता है 4 और 5 अमीनो एसिड्स का होता है, और जो लूप होता है वो 7 to 10 अमीनो एसिड्स का होता है। जो टर्न होता है, टर्न इस प्रकार से, जब टर्न लेनी होती है, अगर जैसे मुड़ना होता है, उस हिसाब से वहां पे टर्न लगती है।
जो लूप तब लगती है जो थोड़ा इरेगुलर पोर्शन है, जहाँ पे लूप की जरूरत होगी वहाँ पे लूप लगेगी, जहाँ पे टर्न की जरूरत है वहाँ पे टर्न लगेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, ये देखिए हेलिक्स है, हेलिक्स आप ऐसे 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 गोल 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 हेलिक्स है। फिर जब ये ऐसे इधर को है इसका मुंह, ये उधर को जा रहा है ना, हेलिक्स उधर को जा रहा है, तो एक हेलिक्स ऐसे नीचे को जा रहा है। जब इन दो हेलिक्स को आपस में जोड़ना है तो ये जो टर्न यहाँ पर लग रही है ना, तो उसका यहाँ पे यूज होगा। ये देखिए, ये हेलिक्स मैंने यहाँ पे इसको एरो उधर को, तो एरो उधर को शो करा हुआ है, इसका हेलिक्स इधर को, इसको एरो इधर को शो किया हुआ है। फिर बीच में जब इनको कनेक्ट करना है आपस में, तो दो हेलिक्स को कनेक्ट करने के लिए क्या लगी, टर्न लगी, है ना। जिस हिसाब से कनेक्ट करना उस हिसाब से हमें जरूरत पड़ती है। कभी कभी लूप की भी जरूरत पड़ती है, देखिए इस प्रकार से। और लूप ऐसे कनेक्ट करता है, ऐसे घुमा के पूरा, क्या कहते, पूरा ऐसे नहीं कर रहा, सीधा नहीं कर रहा, पूरा घुमा के इनको आपस में, क्या कहते, इनके पॉइंट्स को, देखिए यहाँ पे तो पॉइंट्स को नहीं करा था, यहाँ पे पूरे जो सीध के जो एरो हैं उन आपस में एरो एरो को ये कनेक्ट कर रहा है। लूप की जो बात है एक बार पढ़ लेते हैं। टर्न हेल्प व्हेन प्रोटीन चेन नीड्स टू चेंज डायरेक्शन। जब प्रोटीन की चेन को डायरेक्शन चेंज करनी है, नीड टू चेंज डायरेक्शन, वही तो मैंने कहा कि ये कहाँ यूज हो रहे हैं, ये अपनी नीड के हिसाब से हो रही है। जब प्रोटीन की चेन को डायरेक्शन को चेंज करना है तो क्या करता है वो, इन ऑर्डर टू कनेक्ट टू एलिमेंट्स। हाँ, जब वो ऐसा क्यों कर रहा है, डायरेक्शन चेंज क्यों कर रहा है, क्योंकि उसने कनेक्ट करने हैं दो एलिमेंट्स को, आपस में उसने कनेक्ट करना है, तो वहां पर टर्न की यूज हो गई। देखिए, इसने डायरेक्शन चेंज करनी है, पहले उधर को जा रहा है, फिर इसने इधर को आना है, अगर है ना, हेलिक्स ने इधर को आना है, तो ये अपने आप को टर्न से ऐसे बीच में ज्वाइन करवा लेगा। टर्न जो है वो आप इन दोनों को ज्वाइन कर लेगा, उसका चेंज होकर डायरेक्शन चेंज होगी, पहले उधर को जा रहा था फिर इधर को आ गया। और जो लूप है, लूप के बारे में देखिए क्या लिखा है, इरेगुलर स्ट्रक्चर कनेक्ट टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट इन प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट, ये शॉर्ट फॉर्म से मैं लिखता हूं, पर मैं बोल भी रहा हूं तो उस हिसाब से आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा ना सोचना कि ये इसने इतना शॉर्ट फॉर्म में क्यों लिखा है। ऑब्वियसली कि शॉर्ट नोट्स है तो शॉर्ट नोट्स में मैंने थोड़ा लिखा है अपने हिसाब से। तो इरेगुलर स्ट्रक्चर कनेक्ट टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो दो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आपस में क्या कहते हैं ज्वाइन करेंगे, उसको बोलेंगे लूप। ये देखिए, दो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं आपस में। बीटा टर्न जो है वो ज्यादा, क्या कहते हैं, कॉमन है। ये देखिए, कॉमन जो कॉमन है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। देखिए यहाँ पे मैंने कॉमन हाईलाइट किया था, 3.6 वाला जो था कॉमन था, राइट हैंडेड वाला यहाँ पे कॉमन है, तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया। कैसे क्वेश्चन में कभी पूछ लेते हैं, देखिए है ना, ये ऊपर मैंने आपको बताया, ऐसे ऐसे इनको आपस में मैंने हाईलाइट करा हुआ है। तो बीटा टर्न क्या है, बीटा टर्न का मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन 180 में, हाँ 180 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के 180 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही, तो स्टेबिलिटी है इसमें एक प्रकार से, है ना, स्टेबिलिटी वाला है बीटा टर्न जो है वो स्टेबिलिटी वाला है। अब हम टर्सरी स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर, इससे पहले जो स्ट्रक्चर थे वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर थे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन थी, एक बार, हाँ एक बार यहाँ पे देखिए, ये जो था क्लासिफिकेशन, प्राइमरी का तो क्लासिफिकेशन नहीं थी, सेकेंडरी की क्लासिफिकेशन थी ना। सेकेंडरी में हमने हेलिक्स देखा, बिशीट देखी, कॉइल देखी, फिर उसके बारे में आपको मैंने सब कुछ बता दिया सेकेंडरी के बारे में। देखिए मैंने आपको यहाँ पे हेलिक्स के बारे में बताया, बीटा शीट के बारे में बताया, कॉइल के बारे में बताया, तो तीनों चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर की आगे क्लासिफिकेशन थी। और फिर हेलिक्स किस प्रकार से बनता है, फिर उसकी आगे क्लासिफिकेशन थी, स्क्रू के हिसाब से, अमाइनो एसिड के हिसाब से, एटम के हिसाब से। ऐसी बीटा शीट है, बीटा शीट के मतलब कैसी है, पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन दी हुई है। ऐसी कॉइल जो है उसमें बीटा टर्न के हिसाब से, लूप के हिसाब से ऐसे क्लासिफिकेशन दी हुई है मैंने। तो ऐसे आप समझकर इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम टर्शरी स्ट्रक्चर जो है हमारा, टर्शरी स्ट्रक्चर उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, मेड ऑफ वन पॉलीमर, एक प्रकार का पॉलीमर से ये बन रहा है। ठीक है, मेड टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन सिंगल पेप्टाइड। जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक ही पेप्टाइड में आ जाएंगे तो इसमें क्या प्रॉपर फोल्डिंग है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फोल्डिंग है अच्छे से। ऑब्वियसली जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर से आपस में पूरे अच्छे से फोल्ड हो जाता है तभी टर्शरी स्ट्रक्चर हमारे को देखने को मिलता है। इंटरेक्शन पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड, ये सारे इसमें देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से इंटरेक्शंस मिल रहे हैं टर्शरी स्ट्रक्चर में, पेप्टाइड बॉन्ड भी देखने को मिल रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मिल रही है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी हैं, आयनिक बॉन्ड भी है, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी है, सारी स्ट्रक्चर, सारी बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट है टर्शरी स्ट्रक्चर में। तभी एक प्रकार का क्या बन रहा है, टर्शरी स्ट्रक्चर बन रहा है। बहुत ही कॉइल्ड होता है टर्शरी स्ट्रक्चर, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है टर्शरी स्ट्रक्चर्स। अगर किसी ने बायो वो पढ़ा, क्या कहते हैं उसको, स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स वगैरह,
बायोइन्फॉर्मेटिक्स पढ़ी है तो आपने देखा होगा उसमें कितने ज़्यादा उसमें जब हम पढ़ते हैं इसमें उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, जो डिजिटल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर तभी तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि देखिए कितनी सारी इसमें क्या कहते हैं इंटरेक्शंस हैं, और इंटरेक्शन के साथ साथ यहाँ पर सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। देखिए जो ये मेलिक क्या बनाता है, हेलिक्स बनाता है। WYF वाइफ ये क्या बनाता है, ये बनाता है शीट बनाता है। तो यहाँ पे पहले हेलिक्स बना, फिर शीट जुड़ी। पीजे क्या बनाते हैं, टर्न बनाते हैं, फिर टर्न जुड़ी। ऐसे ही फिर दोबारा हेलिक्स जुड़ गया, फिर शीट जुड़ी, फिर टर्न जुड़ी। तो देखिए यहाँ पे मैंने शो भी करा कट बना के, हेलिक्स बना, फिर शीट बनी, फिर टर्न जुड़ी। एक प्रकार से मतलब मैंने एक प्रकार से समझाने के लिए यहाँ पे बनाया है, उस प्रकार से है ना, समझिए इसको। मतलब आपस में कनेक्टेड हैं ये सारे, और इंटरेक्शन यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्डिंग इतना सारी यहाँ पे इंटरेक्शंस हो रही हैं, तभी इसको बोला गया कि यह है टर्शियरी स्ट्रक्चर्स है। देखने में तो ऐसे 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 गुच्छा 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 होता है ना, बचपन में हम पढ़ते थे कि एक बालों का बड़ा सा गुच्छा गुच्छा ज़्यादा गुच्छा कर दें, तो अब उसका ये इतना देखिए इतना ज़्यादा बढ़ गया ये कंटेंट, है ना। पहले तो हम ये ऐसे ही पढ़ लेते थे कि भाई टर्शियरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर एक लाइन है तो टर्शियरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और टर्शियरी स्ट्रक्चर तो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे ही पढ़ लेते थे। पर उसके पीछे इतना कुछ है, हेलिक्स है यहाँ पर, शीट है यहाँ पर, और कॉइल है यहाँ पर। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे सब कुछ मैंने दर्शाया हुआ है। सिस्टीन और थायोल, सिस्टीन आपस में थायोल ऐसे SH जो बॉन्ड है उससे जुड़ते हैं। SH बॉन्ड ये आपस में जोड़ने के लिए मतलब उसके अंदर कैसी बॉन्डिंग हो रही है, वो एक प्रकार से उसके अंदर ऐसी थायोल बॉन्डिंग भी हो रही है उसके अंदर। SH जो है रिड्यूस फॉर्म, ऑक्सीडाइज फॉर्म, डाइसल्फाइड ये क्या बनाते हैं, डाइसल्फाइड लिंकेज करते हैं आपस में, डाइसल्फाइड लिंकेज। जो सिस्टीन है और जो थायोल है, सिस्टीन को S से रिप्रेजेंट किया है, थायोल को H से। तो ये आपस में जब ये करते हैं रिड्यूस फॉर्म होके, ऑक्सीडाइज होके, तो ऑक्सीडाइज होके तो हाइड्रोजन को निकालेंगे, और रिड्यूस में क्या होगा, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। तो जब आपस में कनेक्ट होंगे तो क्या होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड, यहाँ पे डाइसल्फाइड लिंकेज देखने को मिलेगी। ऑक्सीडेशन की बात करें, डबल स्ट्रेंड क्या बन रहा है यहाँ पे, DS, हाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है बन रहे हैं। हाँ, ऑक्सीडेशन के केस में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहे हैं, ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। और रिडक्शन के केस में क्या हो रहा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, रिडक्शन के केस में डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। और डाइसल्फाइड बॉन्ड देखिए दो ये जो सिस्टीन है आपस में ज्वाइन करते हैं, इनको बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। और SH जब आपस में ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे देखिए SH, ये देखिए गोला है ना, इसमें H लगा हुआ है। जब रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो यह रिवर्सिबल का साइन है। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडाइज जब हो रहा है तो क्या हो रहा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा है। और जब वापस जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो क्या हो रहा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड की जो ये थायरोल, और इसको थायोल बोलते हैं। हाँ, सिस्टीन का जो थायोल है आपस में इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, SH, इसको बोलेंगे थायोल। तो जब वो वापस ही रॉ फॉर्म में जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, टूट रहा है बेसिकली, रिड्यूस जब हो रहा है तब वो वापस रॉ फॉर्म में जा रहा है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे मैंने सब कुछ आपको पढ़ा दिया। अब लास्ट में हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बचा हुआ है, उसके बारे में भी हम थोड़ी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जब कब बनता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जब मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड जब कंबाइन करते हैं, जब एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड जब कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, क्या बनेगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तब वहां पे बनेगा। देखिए P1 P2 सेम नेचर के हैं तो होमोमेरिक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनेगा, सेम नेचर के हैं। अगर डिफरेंट नेचर के हैं तो क्या बनेगा, हेट्रोमेरिक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे पॉलीमर जो है, पॉलीमर 1, टर्शरी पॉलीमर 1, टर्शरी पॉलीमर 3, टर्शरी पॉलीमर 2, 4, ऐसे ऐसे जब बहुत सारे टर्शरी पॉलीमर्स आपस में ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन इसका एग्जाम्पल है। हीमोग्लोबिन क्या एक प्रकार क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। तो आज देखिए हमने कितना कुछ पढ़ा,
बहुत ही सारी चीज़ें बारे हमने पढ़ी, जो हमने इसकी हमने पहले तो हमने अमाइनो एसिड्स के बारे में जानकारी देखी कि अमाइनो एसिड्स की बेसिक जानकारी क्या है, उसमें कौन सा बॉन्ड है, सिस फॉर्म का बॉन्ड है, ट्रांस फॉर्म का बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है उसमें, है ना। तो थोड़ा बहुत हमने पॉलीमर के बारे में देखा, अमाइनो एसिड्स मोनोसैकेराइड न्यूक्लियोटाइड के बारे में देखा। फिर हमने देखा कि स्ट्रक्चर कैसा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्लासिफिकेशन देखी, हेलिक्स देखा, शीट देखा, कॉइल देखा। फिर इसकी क्लासिफिकेशन आगे भी देखी, है ना। ऐसा ही नहीं है, वहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि इसकी क्लासिफिकेशन और है। हेलिक्स है, हेलिक्स को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया हुआ है, स्क्रू के बेसिस पर, अमाइनो एसिड के बेसिस पर, एटम के बेसिस पर। ऐसी बीटा शीट को पैरेलल एंटी पैरेलल के बेसिस पर, कॉइल को टर्न के और लूप के बेसिस पर। ये सारा किसकी क्लासिफिकेशन है, सेकेंडरी वाले की। फिर टर्शियरी देखा, टर्शियरी कैसे बनता है वो देखा, मैलेक वगैरह वाला सब कुछ देखा। और फिर क्या देखा, फिर हमने यहाँ पे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में देखा। तो